तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास किन किन चरणों में और कैसे हुआ वो आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक। आपको पता है कि संवैधान एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान में कुछ मूलभूत सिद्धांत और उनके मूल्य लिखे जाते हैं। संविधान भारत को मौलिक अधिकार भी देता है, तो उसके सारे नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी देते हैं। जो अगर हम देखें कि भारत का संवैधानिक विकास किन किन चरणों में हुआ, तो हमें 2 चरणों में भारत का संवैधानिक विकास देखने को मिलता है। कैसे? एक तो 1857 की क्रांति से पहले, ऐसा हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले और एक 1857 की क्रांति के बाद, या हम दूसरी तरीके से कहें तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो कैसे विभिन्न एक्टों के माध्यम से भारत का संवैधानिक विकास किया गया, या इसके बाद हमें जब 1857 की क्रांति होती है और 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, तो उसके समय में क्राउन का शासन आ जाता है। तो किस प्रकार क्राउन के शासन के अंतर्गत जो है भारत का संवैधानिक विकास हुआ, वो आज हम देखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के पहले, ठीक है, पहले कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ और बाद में। तो अंग्रेजों ने जो है विभिन्न एक्ट अधिनियम के माध्यम से भारत का संवैधानिक विकास किया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आज का टॉपिक है। काफी सारे बच्चों को है ना भारत का संवैधानिक विकास बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है कि कैसे हम एक्टों को समझे, एक्ट में क्या लिखा गया था, तो वैसा हम समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ये जो है वो चार्टर अधिनियम थे और ये सभी, ठीक है, 1793 से लेकर, और ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट और ये रेगुलेटिंग एक्ट। आज हम जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही पढ़ेंगे। तो इन सबको पढ़ने के बाद कैसे क्राउन के शासन के अंतर्गत हम भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ेंगे, और इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो ये भारत परिषद अधिनियम है, ये भारत शासन अधिनियम है, और 1919 का भी भारत शासन अधिनियम है, और 1935 का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी एक्टों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की, कैसे ये आया था और क्या था, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो इस क्रम से हमारी पढ़ाई होगी और एक्ट के माध्यम से आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कि कैसे भारत को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आप सभी को पता है कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और 1600 के बाद जब ये फर्रुखशियर का शासनकाल था, तब जेम्स प्रिंसेप के राजदूत आते हैं और व्यापार करने की अनुमति लेते हैं। तो 1600 ईस्वी में जब हुगली में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की गई थी, तो महज ये एक व्यापार के लिए आई थी कि मुझे क्या करना है, व्यापार करना है, ऐसे कंपनी की मंशा थी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ की स्थितियों परिस्थितियों को समझा और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। 1700 तक कंपनी बहुत कुछ भारत में आकर समझ चुकी थी, राजा महाराजाओं का कैसा व्यवहार था, वो कैसे जनता से जुड़े हुए थे, राजा महाराजा एक दूसरे में ही उलझे हुए थे। तो इस प्रकार 1700 तक वो कंपनी समझ गई, और क्योंकि इस समय मुगलों का शासनकाल चल रहा था, तो 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु से पहले तो कंपनी जो है वो राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मंशा बन जाती है राजनीति में आने की, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो एक घटना होती है 1757, आप सभी जानते हैं 1757 की प्लासी की लड़ाई। तो इसमें क्या करता है, एक बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब हुआ करता था और काफी योग्य भी था। ये देखता था कि यार जो विदेशी कंपनी महज व्यापार के लिए आई है, और वो धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप कर चुकी थी। तो फर्रुखशियर ने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी छूट दे दी कि बिना टैक्स के वो कहीं पर भी है ना व्यापार कर सकते हैं। एक मुगल बादशाह है, छूट दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने देखा कि ऐसा तो काम चलने वाला नहीं है, तो इसने क्या किया कि 20 जून 1757 20 जून 1757
1757 जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था उससे पहले 20 जून 1757 को 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक काल कोठरी में बंद कर देता है। आपने भी ये घटना सुनी होगी जिसे ब्लैक होल दुर्घटना भी कहते हैं, यानी काल कोठरी की घटना। तो 20 जून की रात्रि को इसने बंद किया और 23 जून को जब इसे बाहर निकाला ना तो महज 23 व्यक्ति बचे थे और 23 उस जिंदा व्यक्तियों में एक हॉलवेल भी था जो कि भाग कर है ना उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के पास चला गया और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि लॉर्ड क्लाइव जिसके पास महज 300 व्यक्ति थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 300 कर्मचारी थे, इन्होंने सिराजुद्दौला से लड़ने का ये किया। क्योंकि आप समझो कि जैसे भारत की कोई कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी, वो अगर मालदीव श्रीलंका कहीं में भी जाती है व्यापार करने के लिए और वहाँ की स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ के नवाबों को या उसमें कोई भी रहा होगा राजा महाराजा उसको मार देती है और पूरा जो है मालदीव या श्रीलंका पर कब्जा कर लेती है। तो वहाँ के राजा महाराजा अगर रिलायंस कंपनी के कुछ कर्मचारियों को काल कोठरी में गिरफ्तार कर ले, उसमें कुछ व्यक्ति मर जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि भारतवासियों को हमें क्या धक्का लगेगा, हमें बहुत दुख भी होगा। तो वैसे कुछ है ना ब्रिटेन के कर्मचारियों को भी हुआ था। लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि कैसे हम हमारे जो कर्मचारी हैं उनको सिराजुद्दौला मार रहा है। तो ऐसे में क्लाइव जो है सिराजुद्दौला से लड़ने चला। अब सिराजुद्दौला के पास तो 20,000 की सेना थी, 20,000 की सेना थी, तो ये इससे जीत नहीं सकता था। तो क्या हुआ कि इस 20,000 सेना का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। ये सब आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो मीर जाफर जो कि एक योग्य सेनापति तो था, बट मीर जाफर को फिर क्लाइव अपने हाथ में ले लेता है कि मीर जाफर तुझे आज सिराजुद्दौला का जो सेनापति रहा है तू, तुझे क्या मिला है अपने जीवन में। तो ऐसा कर कि क्लाइव का साथ देते, यानी मेरा साथ देते, तो मैं इसे बंगाल का क्या बना दूंगा, नवाब बना दूंगा। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ दिया और इतिहास में बिना लड़ा गया 1757 का प्लासी का एकमात्र युद्ध था जिसमें बिना लड़े ही अंग्रेजों की जीत हो गई। और यहाँ सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध के मैदान में हार जाता है या मारा जाता है। जब बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया तो मीर जाफर एक बहुत बकलोल व्यक्ति था, अयोग्य व्यक्ति था। अयोग्य व्यक्ति, इतना अयोग्य व्यक्ति था कि इसकी एक राजधानी थी मुर्शिदाबाद। जब बंगाल का नवाब, ये हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और भारत का किस प्रकार संवैधानिक विकास हुआ था। तो बंगाल का नवाब अब कौन बन गया? सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का नवाब बना मीर जाफर, जो कि बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति था। मीर जाफर ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ले गया था। तो मुर्शिदाबाद में आए दिन अंग्रेज आते थे और लूट मार करते थे और पैसा लूट के ले जाते थे। तो मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने हटाकर मीर कासिम को शासक बना दिया गया। मीर कासिम एक समझदार व्यक्ति था। वह है ना मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक फौज का निर्माण करने लगा, मतलब फौज बनाने लगा और शासन प्रशासन में काफी ज्यादा सुधार करने लगा। और अंग्रेजों के मतलब विरोध के लिए या भविष्य में कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो, इसके लिए मीर कासिम सेना का निर्माण करने लगा। अब जब मीर कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गया, क्योंकि मुर्शिदाबाद आए दिन अंग्रेज आते थे और लूट मार करते थे, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दी? मुंगेर। और मुंगेर फिर लॉर्ड क्लाइव, मतलब अंग्रेज लोग सब देख रहे थे कि कैसे मीर कासिम जो है अपने आप में क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है। तो ऐसे में मीर कासिम जो है उसको फिर हटा दिया गया, यानी कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को बनाया था और मीर कासिम को हटा दिया गया। तो आया मीर कासिम को गुस्सा कि हम क्या है, बंगाल के नवाब हैं और आप जो है आए दिन हमें क्या करते हो, कभी बना देते हो कभी हटा देते हो, तो ये क्या हलवा है क्या। तो मीर कासिम हो जाता है नाराज, क्योंकि मीर कासिम को हटाकर यहाँ फिर मीर जाफर को बना दिया जाता है। फिर इतिहास में लड़ा जाता है 1764 का बक्सर का युद्ध। इसमें मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इनसे सहायता मांगने जाता है। और बंगाल का नवाब मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेना आ जाती है और वर्सेस अंग्रेज, इनसे युद्ध लड़ा जाता है। इतिहास में पहला युद्ध, मतलब जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज और इनका विरोध हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था, तो असली में 1764 के बक्सर का युद्ध था, जिसमें ये संयुक्त सेना जो है बिल्कुल पराजित हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दो संधियां होती है। एक तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो ये दो संधियां होती है जो कि मतलब
एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर देती है। ब्रिटेन अब जो है वो पूरा राजनीति में हस्तक्षेप कर चुका था। अब वो भारत को किस प्रकार संभाल पाए, क्योंकि आपको बताएं अवध का नवाब हार चुका है, मुगल बादशाह जो इतना बड़ा क्षेत्र लेकर राज कर रहा था वो हार चुका है, यानी इट मीन्स अब अंग्रेजों का ही शासन है। तो ऐसे में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो अंग्रेज खुद शासन नहीं करने गए, बट उन्होंने अब भारत को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट ले आए थे। तो वही रेगुलेटिंग एक्ट आने का ये कारण मैंने पृष्ठभूमि मैंने तैयार किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही तो था कि हम कैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा या अन्य जो भारतीय क्षेत्र है वो हम अपने आप में कंट्रोल कर सकें। तो एक तो क्या थी, अब आपको ये समझना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत की है और इस कंपनी के ऊपर भी ब्रिटेन की संसद बैठी है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विदेश में कुछ भी करेगी तो नाम किसका डूबेगा, ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये लाया था, ब्रिटेन की संसद ने जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, इसका प्रमुख कार्य ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखते हुए ब्रिटेन की संसद का वर्चस्व बना रहे। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसका प्रमुख एक उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत के नागरिकों, उनके सेना, भारत के नागरिकों, सेना और राजस्व, मेन क्या है, ब्रिटेन ने भारत के नागरिकों और मतलब भारतीय सैन्य व्यवस्था और राजस्व, ये तीनों जो है इनकी जानकारी समय समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटेन की संसद को देती रहेगी। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया। आपको जो मैं बता रही हूँ ना, मेन 4-5 बातें वो ही याद रखनी है, क्योंकि वही हर एग्जाम में घूम फिर कर पूछी जाती है, या आप मेंस में भी कभी आंसर राइटिंग करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम देने वाली है कि भारतीय नागरिकों की स्थिति परिस्थिति कैसी है, वहाँ की सैन्य व्यवस्था और राजस्व, इनकी पल पल की जानकारी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की संसद को देगी। और समय समय पर ब्रिटेन की संसद अगर कोई ऐसा दौर आता है तो वो उसमें सुधार करेगी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बात ये कही गई थी। दूसरी बात हुई कि यार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बहुत, जब ब्रिटेन से आई थी तब तो ये बहुत ज़्यादा कार्य मतलब बहुत ज़्यादा कमाने लगी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो इतना भ्रष्टाचार करने लगे थे, इतने उपहार राजा महाराजाओं से लेने लगे थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये घाटे में जा रही थी, यानी कंपनी का माल बिक ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ के कर्मचारी निजी व्यापार करते थे, अपने खुद के प्रोडक्ट तो बेच देते थे और इनके प्रोडक्ट नहीं बेचते थे। तो ऐसे में ब्रिटेन की संसद ने कहा कि इस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, इनके कर्मचारियों को मुंह बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से पहले 1772 में इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ये ब्रिटेन की संसद से जाकर ये लोन लेने लगी कि हमें क्या हुआ है, बहुत बड़ा घाटा हुआ है। अब एक तरफ तो ब्रिटेन की संसद देख रही थी कि यार ये तो भारत में जाकर इतना मतलब क्षेत्र विजिट कर रहे हैं, प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता, एक तरफ युद्ध जीत रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, कंपनी घाटे में जा रही है, हो क्या रहा है। तो यहाँ कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके जो कर्मचारी हैं जो कि बहुत ही भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई कि आप निजी व्यापार अपना कुछ भी नहीं करेंगे और कंपनी का प्रोडक्ट का ही प्रचार प्रसार करेंगे, उसे ही बेचेंगे। ठीक है, तो निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि आप जो है उपहार नहीं लेंगे, जो राजा महाराजा 1 लाख 2 लाख का ऐसे उपहार देते थे ना, वो उपहार नहीं लेंगे और इसके साथ ही आप उनसे पैसा भी नहीं लेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि घूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो इस पर भी क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसे में फिर कंपनी में सुधार होने लगा। तीसरी बात कही गई थी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो पहले बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, फिर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के 4 मुख्य व्यक्ति थे, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। जो पहले उच्चतम न्यायालय के जो यानी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्फे। कौन थे? सर एलिजा इम्फे। ठीक है, तो ये
ये ध्यान रखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में स्थापना की गई, तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि कुल व्यक्ति 4 थे। अब चौथी बात इसमें कही गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, तो बंगाल के अंदर ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी भी थी, तो इन दोनों को मिलाकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया, और बंगाल का जो ये गवर्नर का पद था वो गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया, और गवर्नर जनरल जो थे पहले बने थे वारेन हेस्टिंग्स। आपको ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, और गवर्नर के पद को, गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही किया गया था। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटेन की संसद ने 2 संगठन का निर्माण किया, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और मतलब हितधारकों का मंडल और निदेशक मंडल का भी नाम दिया गया। तो ये 4-5 बातें जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में महत्वपूर्ण थी वो आपको सबको ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक मोटिवेट करें। धन्यवाद।